इधर ध्यान दो अब, फट 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 until the pen lasts. अपने पढ़ा पार्टिसिपेंट्स में हमने दो पार्टिसिपेंट्स पढ़े, एक पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा पढ़ा अपन है सेंट्रल। तो इट ऑल बिगिंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली। क्यों? तो फंड्स यहाँ पर कौन रेज करना चाहता है? तो इट इज द नथिंग बट इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज रेजिंग फंड्स। मतलब यहाँ पर उनको चाहिए पैसे। ये समझा क्या? वो ये बात किसको नोटिफाई करते हैं? आरबीआई, करेक्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नोटिफाई उनको करते हैं। रिजर्व बैंक क्या करता? इस बदले में वो इशू करता ट्रेजरी बिल्स। अपने कनेक्ट किया ये डॉट को, एक इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया अपन ने अभी फिलहाल, टी बिल, दैट इज ट्रेजरी बिल। अब आरबीआई डायरेक्टली कभी डील नहीं कर सकता विद पब्लिक, ये याद रखना। इट कैन नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक, पॉसिबल नहीं। तो आरबीआई डील करता थ्रू कमर्शियल बैंक्स। ये आपने कहाँ पढ़ा? आपने जब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पढ़ा उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि आरबीआई डील्स थ्रू कमर्शियल बैंक्स। तो आरबीआई ये टी बिल्स बेच किसको रहा? एग्जैक्टली कमर्शियल बैंक्स को बेच रहा है। कमर्शियल बैंक्स ये बिल किसको बेच रही? किसको? एग्जैक्टली आम खाने वाली जनता, आम जनता। समझा क्या? तो ये खरीद रहे, ये समझा। फिर हमने पढ़ा 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, या तो इसको एक्सीड नहीं कर सकते आप, इससे ज्यादा के लिए ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं होते, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट। ये पूरा चार्ट क्योंकि मनी मार्केट का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी बोरोइंग्स या लेंडिंग्स हो रही वो अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म है, मतलब वो कम समय के लिए किया जा रहा है ट्रांजैक्शन, दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन। गया दिमाग में कि नहीं गया? पक्का बोलो। तो अब क्या होता? पब्लिक ये चीजें खरीदती किससे? कमर्शियल बैंक से, राइट? तो पब्लिक का पैसा जाता कहाँ है? कमर्शियल बैंक्स के पास। कमर्शियल बैंक्स ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रही? किसके पास? दिखा क्या? ये पैसा कहाँ जा रहा? आरबीआई के पास। और आरबीआई वो जगह है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है। कल बताया था ये, परसों मतलब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंक, यहाँ पर किसका खाता है, मतलब किसका अकाउंट चलता? सेंट्रल गवर्नमेंट का, या बोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट यहाँ चल रहा है। ये समझा क्या? तो अल्टीमेटली ये पैसा यूज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फ्लो समझा? पक्का? इसमें कोई तकलीफ है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम। अब दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो, तो आरबीआई ऐसा करने से क्या कर रहा? मतलब जब आरबीआई ने ये टी बिल्स बेचे, और जैसा कि हमने पढ़ा है टी बिल्स में कि ये टी बिल्स का मिनिमम अमाउंट रहता 25,000 या तो फिर इन द मल्टीपल्स ऑफ 25,000, विच मीन्स टेबल ऑफ 25,000। समझा? मतलब 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 एंड सो ऑन, और इसके आगे 3 जीरोस और लगाने। समझा क्या? तो ये अमाउंट्स है ट्रेजरी बिल के। तो मतलब एक ट्रेजरी बिल मिनिमम अमाउंट का कितना है? 25,000 का एक ट्रेजरी बिल होता है। तो लमसम अमाउंट है। तो अगर बहुत ज्यादा ट्रेजरी बिल्स मार्केट में इशू किए गए हैं, तो मुझे ये बताओ कि आरबीआई वहां क्या करना चाहता है? पैसा समेटना चाहता है, मतलब मनी सप्लाई कम कर रहा। क्या कर रहा? ट्राइंग टू रिड्यूस मनी सप्लाई। ये समझा क्या? फिर इधर एक और लॉजिक डेवलप होता कि सर ये पैसा जा रहा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो वापर करेगी ना पैसों का, तो ये पैसे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होंगे। तो सर ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसे तो आएंगे ही ना? आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आएंगे, पहली चीज। और ये पब्लिक के पास नहीं आते। क्यों? ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि ज्यादातर के जितने भी मनी मार्केट से रेज्ड फंड्स हैं वो फंड सारे के सारे कहाँ जाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
मतलब गवर्नमेंट रेलवेज बनाना चाहती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाना चाहती है, इवन रोड्स बनाना चाहती है, इवन अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती है, मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए। समझ आया? तो वहां पर ये फंड्स का यूज किया जाएगा। ये समझा कि नहीं? तो अल्टीमेटली घूम फिर के ये फंड्स वापस तो आने वाले हैं, प्लस इसमें पब्लिक का कुछ फायदा भी होगा। पब्लिक का फायदा कैसे होगा? ये ट्रेजरी बिल्स इनको इशू किए गए एट डिस्काउंट। बैंक्स ने ई बिल्स बेचे पब्लिक को, बट क्या पूरे 25,000 पे बेचे? नहीं, उन्होंने बेचे इसको 22,000। ये अपन कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें ट्रू पॉइंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दैट कैन बी ऑफर्ड ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट इज 10%। मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट आप ऑफर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। कुछ समझ आया क्या? मतलब 25,000 के इंस्ट्रूमेंट पे आप ज्यादा से ज्यादा 2,500 का डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। उस हिसाब से मैंने ये फिगर लिया है 22,500। तो इतने में खरीदा किसने? पब्लिक ने। समझा? तो पब्लिक ने ऑब्वियसली कितने पैसे दिए? 22,500 दे दिए किसको? इन बैंक्स को। और ये टी बिल कितने का था ओरिजिनली? 25,000। ये समझा? अब कितने दिन के लिए इशू किया वो डिपेंड करता, तो 91 भी हो सकते हैं, 182 भी हो सकते हैं और 364 भी हो सकते हैं। तो वॉट एवर द टर्म वॉज मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ इशूइंग, तो उस वक्त वो ही टर्म लिया जाएगा। मतलब 91 तो 91, 182 तो 182, या तो 364। तो मान लो कि 182 डेज के लिए आरबीआई ने ये ट्रेजरी बिल इशू किया, तो 182 डेज बाद क्या होगा? रिडम्पशन। क्या होगा? या फिर आसान भाषा में बायबैक। मतलब इन शॉर्ट, जो ये बैंक्स है जिन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट इशू किए थे पब्लिक को, उनसे ये इंस्ट्रूमेंट्स वापस लेंगे, ट्रेजरी बिल्स वापस खरीदेंगे। लेकिन कितने में? उनको वो देंगी 25,000 का अमाउंट इनको, और बदले में वापस ले लेंगे ट्रेजरी बिल्स। ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो प्रॉब्लम है? पक्का? तो यहां पर पब्लिक की कमाई कैसे हुई? जो चीज उन्होंने खरीदी थी 22,500 में, उसके उनको बाद में कितने पैसे मिले? 25,000। तो मतलब उनकी कमाई हो गई 2,500। समझा कि नहीं समझा? पक्का? प्रॉब्लम इधर कोई? ये हो गई एक बात, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहाँ। दूसरा, दो वर्ड्स आपने नए पढ़े हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ध्यान से सुनो। रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई लोन देता किसको? कमर्शियल बैंक्स को। तो ये हमारा मान लो आरबी, ठीक है, आरबीआई लोन्स दे रहा किसको? तो बहुत सारी कमर्शियल बैंक है, लेकिन फिलहाल के लिए एक बना रहे। लोन्स पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो एट द रेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? बस इतना ही अंतर है कि आरबीआई इसको इंटरेस्ट ना बुलाते हुए बुलाता है रेपो रेट। क्या बुलाता? समझ आया कि नहीं समझा? ये था रेपो रेट। क्लियर है? पैसे कौन दे रहा, किसको दे रहा है? समझा? अब ये रेपो रेट करीबन 6 से 6.5% के बीच में चल रहा है। अब इसमें मान लो अगर इसमें 0.25% का भी कोई चेंज आ गया, 0.25, सिर्फ 0.25, तो अगर बढ़ा दिया 6 का 6.25 कर दिया आरबीआई ने, तो आरबीआई ने रेपो बढ़ा दिया। रेपो बढ़ाने के वजह से जो ये पैसा उठाने वाली बैंक है उसको महंगे मिले पैसे, तो वो भी जब लोन लेंड करेंगी किसी को तो वो भी इंटरेस्ट रेट हाई कर देंगी। ये समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ एक सवाल कि जब ये लोन्स महंगे हो जाएं, जैसे मान लो पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, ये वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ लोन्स है, तो ये लोन्स जब महंगे हो जाएंगे तो मतलब यहाँ आरबीआई क्या करना चाहता है?
पैसों का समेटना चाहता है पैसों को, या फिर क्या क्रेडिट रिड्यूस करना चाहता है, क्रेडिट बढ़ाना चाहता है, मनी रिड्यूस करना है या मनी बढ़ाना है, क्या करना है बताओ? क्रेडिट रिड्यूस करना है। क्यों? महंगे लोन्स कोई नहीं लेगा। लोन्स अगर महंगे हो जाते हैं तो लोन्स कोई नहीं लेगा, मतलब पब्लिक विल बी डिसइंटरेस्टेड इन बोरोइंग मनी बिकॉज द लोन्स आर एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली। तो इस वजह से यहाँ पर लोन लेने में इंटरेस्ट कम हो जाएगा लोगों का, तो लोन लेंगे कम, विच मीन्स आरबीआई चाहता है क्रेडिट कम हो। ये समझा क्या? और अगर रेपो कम कर दिया आरबीआई ने, विच मीन्स लोन्स हो जाएंगे सस्ते। तो जब लोन सस्ते होंगे तो लोन्स लेंगे लोग, तो तब आरबीआई चाहता है कि क्रेडिट इंप्रूव हो, मतलब क्रेडिट बढ़े मार्केट। इन शॉर्ट, रेपो बढ़ाकर आरबीआई मनी सप्लाई कम करना चाहता है और रेपो कम करके आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है। समझ आया? नहीं? लिंक सुन। रेपो का बढ़ना मतलब लोन्स का हो जाना महंगा। ठीक है? लोन्स महंगे हो गए तो लोन्स लेना हो जाएंगे कम। ठीक? लोन्स लेना कम हो जाएंगे तो खर्चा तो चालू रहेगा, जहां यूज की जाएंगी सेविंग्स यूटिलाइज होंगी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। समझा? खर्चा एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक हो पाएगा फ्रॉम सेविंग्स, और एज सुन ये सेविंग्स डिप्लीट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, उसके बाद में सेविंग्स कम बचेंगी, जहां पर लोगों के पास में आ जाएंगी पैसों की कम, पैसे कम बचेंगे। समझा क्या कि नहीं समझा? खत्म। तो मनी सप्लाई यहाँ रिड्यूस होगा। समझ आया? ऐसा। और वही अगर रेपो रिड्यूस होता तो लोन सस्ते हो जाते, लोन सस्ते हो जाते तो लोन लोग ज़्यादा लेते, जिससे लोगों को सेविंग्स यूज़ करने की ज़रूरत, एक्सपेंसेस कहाँ से होते, तो पैसों की कमी नहीं होती। प्लस दैट। समझा? पक्का? प्रॉब्लम कोई? ठीक। रेपो समझा? तो रेपो इज द रेट ऑन विच आरबीआई लेंड्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। क्लियर? दूसरा रिवर्स रेपो। लेकिन हाँ सॉरी, एक कॉन्सेप्ट वहां पर छूट गया मुझसे, वो ये है, सुन लो, कि ये वन साइड हुआ है सिर्फ, कि लोन दिया गया है। आरबीआई लोन्स डायरेक्टली नहीं देती विदाउट एनी सिक्योरिटी। आरबीआई बदले में इन बैंक से एक्सेप्ट करती गोल्ड रिजर्व्स। मतलब इन शॉर्ट, आपको गोल्ड गिरवी रखना है किसके पास, तो आप आरबीआई से लोन ले सकते हो। अब वो चार्ट कंप्लीट हुआ। समझ आया क्या? तो किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए अगर, तो आरबीआई से पैसा ले सकती है। हाउ ले सकती है? किस रेट पर लेंगी? रेपो रेट पर लेंगी। लेकिन कैसे लेंगी? उसको गोल्ड रिजर्व्स देने पड़ेंगे, जिसके बदले में वो पैसा लेंगी। एंड एज सुन ये कमर्शियल बैंक्स आरबीआई का पैसा चुका देंगी, उनको अपने गोल्ड रिजर्व्स वापस मिल जाएंगे। समझा? तो गिरवी ही हुआ ना, एक सॉर्ट्स ऑफ। क्लियर है? पक्का? दूसरा रिवर्स रेपो। देखो मैं बहुत सोच समझ के मेरे टर्म्स यूज करने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान ज्यादा देना, थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। आरबीआई, आरबीआई इस समय पैसा ले रहा है मार्केट से। समझा? तो इसको पैसा दे कौन रहा? कमर्शियल बैंक्स। ये पैसा आरबीआई को जिस रेट पर मिलता उसको बोलते रिवर्स। लेकिन आरबीआई को बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, वो रहेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ,
अब मैं क्लियर कर दूं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम हमारी बुक में पढ़ने वाले हैं जैसे कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल मनी मार्केट या ट्रेजरी बिल्स या व्हाटएवर, ये इन इंस्ट्रूमेंट्स का हिस्सा नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट है फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट्स वी आर गोइंग टू रीड। समझा ना? ये याद रखना। रीजन ये बोलने का ये है कि रिवर्स रेपो का थोड़ा कॉन्सेप्ट और अलग भी है। तो यहाँ पर जितना हमने समझा वो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए समझा कि जब आरबीआई पैसे उठाता है मार्केट से तो रेपो, रिवर्स रेपो बोला जाता, और जब मार्केट में पैसे दे रहा है आरबीआई, लोन्स लेंड कर रहा है टू कमर्शियल बैंक्स, तो उसको बोलते हैं रेपो। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है रेपो का, रिवर्स रेपो का। समझ आया क्या? पक्का? प्रॉब्लम कोई? आगे सवाल, रिवर्स रेपो का रेट बढ़ गया अगर, तो आरबीआई क्या चाहता है? बता, बोल। मार्केट में पैसे बढ़े ये चाहता है आरबीआई, रिवर्स रेपो बढ़ेगा तो? बोल, कैसे समझ में आता है? मोटिव है, हाँ, अट्रैक्ट करेगा लोगों को ये। देखो, मैं ज्यादा ब्याज दूंगा अगर लोगों को, तो लोग मेरे पास में डिपॉजिट ज्यादा करेंगे। तो आरबीआई ने अगर अपना रिवर्स रेपो बढ़ा दिया तो सारा पैसा किधर जाएगा? फ्लो होके आरबीआई के पास। मतलब मार्केट से पैसा फ्लो होके किधर जाएगा? तो मार्केट में क्या आएंगी? मंदी, पैसों की कमी, मनी सप्लाई रिड्यूस्ड। समझा? तो इवन रेपो बढ़ाने से भी और रिवर्स रेपो बढ़ाने से भी, दोनों से आरबीआई क्रेडिट और मनी या मॉनेटरी पॉलिसी वो बढ़ाता है। तो रेपो और रिवर्स रेपो दोनों इंक्रीज होते हैं तो मतलब मनी सप्लाई रिड्यूस होने वाला है, और अगर दोनों डिक्रीज होते हैं, रेपो और रिवर्स रेपो, तो मनी सप्लाई बढ़ने वाला है। समझा ना? सो अपन ये बोल सकते हैं कि वॉट एवर द रेशियो ऑफ रेपो विल बी, उसका एग्जैक्टली इनवर्स रिलेशन है विद द मनी सप्लाई। तो वी कैन से रेपो और रिवर्स रेपो इज इनवर्सली, मतलब अपोजिटली रिलेटेड टू मनी सप्लाई, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर रेपो बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम होता है, अगर रेपो कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। अगेन, रिवर्स रेपो बढ़ता है, मनी सप्लाई कम होगा, रिवर्स रेपो कम होता है, मनी सप्लाई बढ़ेगा। इसको बोलते हैं अपोजिट रिलेशन, कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन ऑफ रेपो एंड मनी सप्लाई। क्लियर? पक्का? अब आगे कंटिन्यू कर। नॉनसेंस म्यूचुअल फंड रहते हैं मनी मार्केट के, कोई काम के नहीं रहते। रीजन सिंपल है कि शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स रहते हैं मनी मार्केट के। शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स खरीदने का किसी भी प्रकार का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इसमें रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम। तो ज्यादातर के जो म्यूचुअल फंड्स की एड्स आप देखते हो या म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं या एसआईपीज करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ये कौन से म्यूचुअल फंड्स में होते हैं? कैपिटल मार्केट वाले म्यूचुअल फंड्स में होते हैं। समझा? क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न के चांस भी बहुत, और रीसेंट मार्केट्स में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो लोग इंटरेस्टेड है कैपिटल मार्केट के म्यूचुअल फंड्स खरीदने में। समझा क्या? म्यूचुअल फंड बनता कैसे है? म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट अ फ्रूट बास्केट। समझा ना? बहुत सारी उसके अंदर चीजें आ जाती है एक साथ, और वो बास्केट बेचते हैं। इस बास्केट को डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंपनी का शेयर नहीं होता, बहुत अलग अलग 10 कंपनीज या 10 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स हो सकते हैं, जिसमें आपका पैसा स्प्लिट हो जाता है। तो अगर डूबा भी तो कोई एक कंपनी, 2 कंपनी एक साथ डूबेंगी, बाकी की कंपनीज आपको हमेशा रिटर्न देती रहेंगी। जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स थोड़े स्टेबल भी हो जाते, या फिर बोलो सेफ हो जाते। हालांकि हम मार्केट एडवर्टीजमेंट जब देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स आर सेड टू हैव मार्केट रिस्क, राइट? तो मार्केट रिस्क बोलने का क्यों, इस वजह से मार्केट रिस्की है क्योंकि ये कंप्लीटली निर्भर है शेयर मार्केट पर। शेयर्स बढ़ेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के दाम बढ़ेंगे, शेयर्स गिरेंगे तो म्यूचुअल फंड के दाम गिरेंगे। सिंपल है।
क्योंकि म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है अमंगस्ट शेयर्स। तो ये जो बास्केट ऑफ म्यूचुअल फंड है इसके अंदर क्या है, सारे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स है। क्या है, समझा कि नहीं समझा? तो सबसे ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है, वो है शेयर्स। शेयर्स आर सेड टू हैव हाईएस्ट रिस्क, राइट? तो सबसे ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट से बनती है बास्केट, और अगर ये बास्केट का प्राइस गिर रहा मतलब शेयर बाजार भी गिर रहा, और अगर ये बास्केट का प्राइस बढ़ रहा है तो शेयर बाजार भी बढ़ रहा है। वेरी सिंपल, बाजार बढ़ेगा म्यूचुअल फंड्स बढ़ेंगे, बाजार कम होगा म्यूचुअल फंड्स गिरेंगे। वेरी सिंपल, डायरेक्टली एसोसिएटेड है। इसके लिए लोग इंटरेस्टेड है ओनली इन कीपिंग फंड्स इन द कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड्स। आगे लिक्विड क्यों बोलते हैं? तो एक नई चीज सीख लो यहाँ पर। देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट कम विथ लॉक इन पीरियड एंड देयर आर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट्स विच डू नॉट हैव एनी लॉक इन पीरियड। समझा क्या? क्या समझा बताओ? लॉक इन और नॉट लॉक इन मतलब बताना। लॉक इन में वो तो इसमें भी रहेंगे। थोड़ा बता सकते हैं? आपको मैंने रिसेंटली सेकंड नंबर का एक रूल बताया था, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। सो जब लॉक इन पीरियड होता है तो वहां पर एग्जिट नहीं होता आपके पास। समझा क्या? क्योंकि एक बार अगर आपने लॉक इन वाले कोई इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दिया तो अब जब तक कि वो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर नहीं होता तब तक कि आप वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। समझा? जैसे मान लो आपने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड खरीदा जो 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आया है। कितने? इसको बोलेंगे 3 इयर्स क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्या बोलेंगे? 3 इयर्स क्लोज एंड। ये क्लोज एंडेड का मतलब एज सून यू हैव इन्वेस्टेड द अमाउंट नाउ फॉर 3 इयर्स एट लीस्ट यू कैन नॉट विथड्रॉ द अमाउंट। मतलब आप ये अमाउंट वापस विथड्रॉ निकाल नहीं सकते। ये समझा क्या? फिक्स हो गई। आपको दुनिया की कोई भी इमरजेंसी आ गई तो भी आप ये अमाउंट रिकॉल या फिर रिवर्स नहीं करवा सकते। कब तक? 3 सालों तक। क्योंकि कितने का लॉक इन है? 3 साल। ये समझा क्या? लॉक इन से इन्वेस्टर जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड का जो ओनर है या जो म्यूचुअल फंड कंपनी चला रहा है उसको बेनिफिट होता, क्योंकि उसको ये पैसा अब पता है कि 3 साल बाद वापस करना है। तो 3 साल तक के उसको पैसों का कोई टेंशन। समझा? तो उसके इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी आती। जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो स्टेबल होती। क्या होती है? स्टेबल, अगर लॉक इन है तो। लेकिन अगर लॉक इन नहीं होता मतलब ओपन एंडेड स्कीम है, तो ये वाला म्यूचुअल फंड है ओपन एंडेड। बताएंगे आपको वो क्या? 3 साल का म्यूचुअल फंड है मगर ओपन एंडेड है। इसका मतलब आप जब चाहो तब पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। समझा क्या? तो लिख देते विथड्रॉएबल ऑन डिमांड। समझा क्या? जब चाहो तब आप ये पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। अब बोले सर फिर इसमें इन्वेस्टर का फायदा क्या है, ये खरीदने में और ये खरीदने? बताओ। क्लोज एंडेड में एज एन इन्वेस्टर आपका नुकसान है, क्योंकि ये रूल ब्रेकर है सेकंड वाला जो हमने रूल लिखा है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपके पास है ही नहीं। तो 3 सालों में कुछ भी हो सकता। ये पैसे आसमान भी छू सकते,
तो 3 सालों के अंदर ये पूरे जीरो भी हो सकते हैं। समझा क्या? वैल्यूएशन जीरो भी हो सकता है और आप बीच में से कहीं पर भी ये बेच नहीं पाओ। तो या तो आपके 3 साल बाद बहुत पैसे हो जाएंगे या तो 3 साल बाद आपको ठेंगा मिलेगा। समझा? सर बीच में अपने को रिस्क अगर कवर करना है तो अपन बेच सकते हैं क्या? नहीं, यही तो लॉक इन है। तो खरीदने कौन से चाहिए? जिसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो। कौन से वाला? ओपन एंड। ये हमेशा इन्वेस्टर फेवर में होता है। क्यों? यहां पर इन्वेस्टर वॉच रख सकता कि मार्केट पोजीशंस क्या चल रहे हैं। तो मार्केट पोजीशन ट्रैक करते वक्त इन्वेस्टर क्लियर रख सकता कि मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट गिर रहा है। और अगर इन्वेस्टर को ऐसा दिख रहा बेटा मार्केट गिर रहा, ऑलरेडी अपना जो पोर्टफोलियो है वो 10% लॉस में आ चुका है, मतलब जो अपन ने म्यूचुअल फंड खरीदा था वो म्यूचुअल फंड 10% डाउन चल रहा, और उसको एक्सपेक्टेशन ये है उस इन्वेस्टर को, मतलब उस पर्सन को जो खरीददार है, कि और गिरेगा, तो ये रुकेगा क्या बेचने के लिए? नहीं, ये तुरंत बोलेगा भैया 10% का लॉस बस हो गया, मेरे को विड्रॉ करना है, मेरे को इस म्यूचुअल फंड में और कंटिन्यू। कुछ समझ आया क्या? पक्का? तो ओपन एंडेड स्कीम्स या फिर लो बोलो जिनमें लॉक इन नहीं होता है, वो कभी भी विथड्रॉ की जा सकती, वो स्कीम आप कभी भी बंद कर सकते हो, इवन विद इन 3 years, यस, इवन आफ्टर 1 month, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहां पर इन्वेस्टर को एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ पैसे तो बचा लेगा। जहां उसने एक म्यूचुअल फंड लाख रुपए में खरीदा है 1 lakhs में, और ठीक 6 महीने बाद में वो म्यूचुअल फंड 10% डाउन चल रहा, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया 90,000, और उसको डर है कि और गिरेगा बाजार, 90,000 के 45 हो जाएंगे, तो 90,000 पे सेल कर सकता, क्योंकि वो स्कीम थी ओपन एंडेड, मतलब लॉक इन नहीं है उसमें, जहां पर वो विथड्रॉ कर लेगा 6 महीने बाद ही। लेकिन अगर वही स्कीम ओपन एंडेड नहीं होती, मतलब क्लोज एंडेड होती, मतलब लॉक इन होता, तो देखते रहेगा अपने पैसे डूबते हुए, मगर वो कुछ कर नहीं पाया। क्यों? 3 सालों तक बस उसको वॉच ही रख, उसको बहुत इच्छा होंगी बीच में बेचने की, नहीं नहीं बहुत गिर रहा, मेरे को पता था मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, ये और गिर ही जा रहा, कुछ नहीं कर सकता। रीजन सिंपल, उसने एक लॉक इन इन्वेस्टमेंट किया है। समझ आया? पक्का? तो ये मेरा मोटिव था बताने का आपको कि फंड्स ऐसे खरीदो या फिर इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज ऐसी खरीदो जो ओपन एंडेड हो, मतलब जिसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी। समझा कि नहीं समझा? पक्का? आज के लिए तीसरी टिप्पणी, मतलब तीसरा रूल लिख के रख। तीसरा क्या था? तो बस वही लिखाने वाला था, सॉरी। तो चौथा रूल अपन ने तीसरा रूल लिखा है, यू शुड हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिकॉज इट हेल्प्स यू रिड्यूस रिस्क। समझा? पक्का? क्लियर है? चलो चौथा लिखा देते हैं, बट दिस चौथा विल बी सब्जेक्ट टू थर्ड वाला। चौथा रूल, रूल 4, diversified portfolio should consist of बोलूं, थोड़ा पैसा एफडी में, फिक्स डिपॉजिट, थोड़ा पैसा मनी मार्केट में, उसके इंस्ट्रूमेंट्स में, और थोड़ा पैसा कैपिटल मार्केट। क्यों? इसमें भी डाइवर्सिफाई होने वाला है ना, मैंने तो डायरेक्ट मार्केट्स के नाम ले लिए। फिक्स डिपॉजिट डाइवर्सिफाई नहीं होगा, लेकिन मनी मार्केट तो होगा ना। मनी मार्केट 5 इंस्ट्रूमेंट्स है, समझा ना? और कैपिटल मार्केट में तो हजारों नंबर ऑफ कंपनीज है, क्या? तो और ज्यादा स्प्लिट होने वाला है फर्दर। अब अगर कोई रेशियो ही फॉलो करना है, कोई रेशियो, तो थोड़ा रिवर्स बैक जाते हैं। लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। एक और लिखना है, और एक चीज कर सकते हैं, पहले तय कर लो
आप डेट में जाओगे या इक्विटी में जाना चाहते हो? समझा? डेट सेफ इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी तो आपने ठीक उसी रेशियो में डेट टू इक्विटी करना है इन्वेस्टमेंट के लिए भी। जैसे कंपनीज ने डेट टू इक्विटी कितना रेज करना है, 2:1। समझा क्या? तो आपने भी ठीक 2:1 में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब यदि आपके पास 90 रुपए हैं तो आपने 60 रुपीज डालने हैं डेट में, जो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट दिलाएंगे और आपका पैसा भी सेफ रहेगा, और बाकी के 30 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे इन इक्विटी, जिसका चांस है कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे दे। समझा कि नहीं समझा? स्प्लिट इन्वेस्टमेंट। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज मस्ट कंसिस्ट ऑफ एफडीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। समझा? बोले सर इतना थोड़ी पैसा रहता, वही तो गलती करते लोग। जितना भी अमाउंट आपके पास है उसको स्प्लिट करो इन इन्वेस्टमेंट्स। तो वो फिर आपके पास में 10,000 है या 10 करोड़ है, कुछ भी रहे अमाउंट, 10,000 है तो भी वही 3, 10 करोड़ है तो भी वही 3। मेथड एक ही होनी चाहिए। अमाउंट वेराई करेगा ही, तो ऐसा नहीं है कि अमाउंट के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट चूज करूंगा। जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को मैं इसी में स्प्लिट करूं, थोड़ा एफडी में, थोड़ा मनी मार्केट में और थोड़ा। समझ आया? पक्का? आज के लिए